नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आइए संविधान की अगली कड़ी में देखते हैं हम आज भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब हमारे लोगों को भाग 3 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए और भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। आखिर मौलिक अधिकार होते क्या है? ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं और ये भारत की सीमाओं से बंधे हुए अधिकार हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर हम संविधान के तहत इनकी रक्षा कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जिसकी स्थापना सरकार ने की हो, ये बात अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। मतलब अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है, चाहे वो विधि संविधान के पहले की हो या फिर वो विधि संविधान के बाद की हो। दोनों रूपों से उस विधि को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में है जी नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 14 और आपके यहीं से समानता के जो अधिकार है, समानता के जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के जो अधिकार है उनका उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आंसर आना चाहिए आपका 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आंसर आना चाहिए आपका 6, क्योंकि एक संपत्ति का जो अधिकार था
संपत्ति का अधिकार, उसको हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया है। आजकल की जो स्थिति है, वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। उनमें से पहला जो है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई हैं। विधि के समझ समानता, के समझ समानता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कानून वर्गों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कानून वर्गों क्या किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो शरीर से बिल्कुल सही है और एक व्यक्ति शरीर से विकलांग है, अगर उनको रेस में दौड़ाया जाए तो क्या सही और विकलांग के बीच सोशल जस्टिस का उल्लंघन नहीं है? मतलब एक आदमी सही है और दूसरा विकलांग है, अगर उनको एक रेस में दौड़ा जाएगा तो ये सोशल जो जस्टिस है उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में एक बात जोड़ी गई, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कानून वर्गों के हिसाब से सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। मतलब इस विकलांग के लिए कानून अलग होगा। इस बात को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 14। अब आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, लिंग, धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। जन्म स्थान के आधार पर, लिंग, धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 ये भी कहता है कि जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, जो खेल के मैदान हैं, वो समान रूप से सभी के लिए खुले रहेंगे। अब आ जाइए इसी में तीसरी बात क्या कही गई है? तीसरी बात इसमें ये कही गई है, जब बात बच्चों की होगी, जब बात महिलाओं की होगी, तो राज्य भेदभाव कर सकता है। मतलब कि जब बात बच्चों की होगी
जब बात महिलाओं की होगी तो राज्य भेदभाव कर सकता है। इसके बाद अब तो होगा ये 15, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो भी बातें थी। आइए अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 15(4) देखिए, अनुच्छेद 15(4) को क्यों जोड़ा गया, इस बात पे थोड़े बैक में जाते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम तमिलनाडु अस्तित्व में नहीं था और तमिलनाडु को मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे। मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे और मद्रास स्टेट में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी और वहाँ पर एक सांप्रदायिक आदेश के माध्यम से जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता था। और दोराई राजन मामला 1951 के मामले में ये जो जाति के आधार पर आरक्षण था, जब उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो दोराई राजन मामला 1951 के तहत ये दर्ज था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संप्रदाय ऑर्डर को रद्द कर दिया। जब इसको रद्द कर दिया तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 15(4) नाम की एक धारा जोड़ी गई और इस 15(4) में क्या लिखा हुआ है, इस 15(4) में ये लिखा हुआ, जो भी SC और ST और जो लोग सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हैं, और कैसे पिछड़े हुए लोग, शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की। पिछड़े हुए लोग SC ST और जो भी सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हैं, और वो पिछड़े हुए लोग हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था की। और इसके तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया और 15(4) नाम की एक धारा जोड़ी गई, जिससे कि जो हमारे सरकारी संस्थान है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद आइए अनुच्छेद 15(4) के बाद अनुच्छेद 15(5) को देखते हैं। अनुच्छेद 15(5) आपका 93 संविधान संशोधन 2004
6 के तहत जोड़ा गया और 2006 में दिल्ली में जब आरक्षण को लेकर एक आंदोलन हुआ, दिल्ली में आरक्षण को लेकर एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के तहत ये बात रखी गई कि जो हमारे एम्स हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, उन विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण ये आंदोलन चलाया गया और उसी 2006 में 93 संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15(5) जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत एससी और एसटी और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं और वो पिछड़े हुए लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दिया गया। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि जब 15(4) और 15(5) दोनों अनुच्छेदों में आरक्षण की बात की गई है तो फिर अंतर क्या है? अंतर है अनुच्छेद 15(4) में सामान्य प्रकार के जो संस्थान थे उसमें आरक्षण की बात की गई है और 15(5) में उच्च संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इस प्रकार के जो भी उच्च संस्थान हैं उनमें आरक्षण की बात की गई है। आइए अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 16 साइड डालो जाना है नहीं साइड। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16। यूं नहीं चल रहा यार। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि राज्य रोजगार देते समय जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश और उद्भव और निवास के स्थान पर निवास स्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। देखिए 5 जो आधार आपके दिए गए थे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत थे,
और यहाँ पर 2 आधार और हो गए। तो अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख है और अनुच्छेद 16 में टोटल 7 आधार हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 और उद्भव और निवास 2 आधार और जोड़ दिए गए। इन आधारों पर राज्य रोजगार देते समय भेदभाव नहीं कर सकता। आइए अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(3) में ये बात लिखी हुई है कि राज्य निवास स्थान के साथ भेदभाव कर सकता है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि राज्य, और ये एक अपवाद है। अनुच्छेद 16(3) में ये बात कही गई है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और ये जो कानून बनेगा, इस कानून की जो बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। संसद के पास है। और ये अनुच्छेद 16(3) 98वें संविधान संशोधन 2013 के तहत जोड़ा गया और इसमें 371 जे नाम का एक अनुच्छेद जोड़ा गया और इस अनुच्छेद के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक के राज्यपालों को ये शक्ति दे दी गई कि वो जो राज्य के लोग हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता देगा। मतलब वहाँ का राज्यपाल जो वहाँ के निवासी लोग हैं उनको रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता देगा। ये बात 16(3) में कही गई है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि जो लोग पिछड़े हैं या जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनके लिए सरकार व्यवस्था कर सकती है। और किसकी व्यवस्था? आरक्षण की। आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इस बात को अनुच्छेद 16(4) के तहत कहा गया है कि जो भी लोग पिछड़े हैं या जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है रोजगारों में, उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। एक अनुच्छेद है 340, अनुच्छेद 340। इसके तहत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है और वो आयोग इस बात का पता लगाएगा कि कौन लोग पिछड़े हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ने 1953 में
एक काका कालेलकर आयोग बनाया। ठीक है, और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो एक समिति का गठन किया गया और उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार थी और 1978 में ये देश के प्रधानमंत्री थे। जब 1978 में ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने इस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसी के तहत 1979 में एक बीपी मंडल का गठन किया और इनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप पता लगाओ कि कौन लोग पिछड़े हैं। तो इस कमेटी ने इस बात के लिए अपना काम शुरू किया। जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तब तक मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी। अब आई इंदिरा जी की सरकार। तो इस कमेटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप की जब सरकार आई तो इस बीपी मंडल कमेटी की रिपोर्टों पर ध्यान दिया गया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही। ठीक है, अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसके बाद आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत किया गया मतलब छुआछूत के निषेध की बात कही गई। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो भी राजाओं महाराजाओं को उपाधियां दी गई थी उनका अंत किया गया। उपाधियों का अंत। और इसमें यह भी बात लिखी गई कि सेना और शिक्षा को छोड़कर, मतलब सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों पर पाबंदी लगा दी गई इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत।
तो हमारा यहाँ से समानता का जो अधिकार है वो पूरा होता हुआ। और एक क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी संख्या ही पूछ ली गई। मतलब समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं उनकी गिनती ही पूछ ली गई एक पेपर में। तो आपको याद रखिएगा कि 14 से 18 तक अनुच्छेद हैं हमारी समानता के। तो आप ऐसा मत कर दीजिए कि 14 और 4 18, ये आपका गलत हो जाएगा। 14 से अगर आप 18 तक जाओगे तो कुल 5 अनुच्छेद होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी सवाल बनते हैं आपको बड़ा गौर से देखना है। तो यहाँ से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।